हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बिहार स्टेट कक्षा 9 से 10 के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 बुक से सेट 3 देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा सोशल साइंस। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। अच्छा, ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने 2 सेट करा रखा है। इन दोनों सेट का वीडियो सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, कुफरी चमत्कार किस फसल की जाती है? ठीक है, याद रखना है, कुफरी चमत्कार आलू फसल की जाती है। ये विकल्प यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो देखेंगे, मूंगफली, मक्का, धान, ये तीनों खरीफ फसल के उदाहरण हैं, जबकि अलसी एक खरीफ फसल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, खरीफ फसलें जिन्हें मानसून फसलें भी कहा जाता है, यह जून या जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। ठीक है ना। चलिए खरीफ फसल के उदाहरण के बारे में बात करें तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ठीक है, रागी, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, मूंग, ये सभी खरीफ फसल के उदाहरण हैं। खास करके सोयाबीन जरूर याद रखिएगा, सोयाबीन से अक्सर सवाल पूछा जाता है कि ये कौन सी फसल है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, बैक्टीरिया जो दलहनी पौधों की जड़ों में निवास करते हैं उसका क्या नाम है? उसका नाम है राइजोबियम। ठीक है ना, सी विकल्प बिल्कुल ही यहाँ पे सही है। आसान सा सवाल है, क्लास 8 की किताब से ये सवाल पूछा गया था लगता है। ठीक है, ये क्या करता है राइजोबियम? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, अंडे के एल्ब्यूमिन, सवाल फिर से सुनिएगा, अंडे के एल्ब्यूमिन में सबसे अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है ये आपको बताना है, तो याद रखिएगा, इसमें सबसे अधिक खनिज लवण पाया जाता है। ठीक है, अंडा में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? खनिज लवण। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? सवाल है, बताना है यहाँ पे कि विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है, कौन सा है? ताज़ा सब्जी, घी, मांस, अंडे का पीला भाग। तो याद रखिएगा, ताज़ी सब्जियां जो है ना, विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। ठीक है, ये विकल्प सही होगा। घी के बारे में बात करें तो ये वसा का अच्छा स्रोत है। ठीक है ना, घी। बाकी अंडे का पीला भाग है, मांस है, इसमें प्रोटीन मिल जाएगा आपको। खास करके अंडे का जो पीला भाग होता है ना, उससे प्रोटीन आपको मिलेगा। अगला सवाल है, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? इसमें लाल रंग होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है या फिर लाइकोपीन के कारण होता है? याद रखिएगा, टमाटर का रंग पकने पर लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें लाइकोपीन पाया जाता है। ठीक है, सी विकल्प सही है। बीज उगने के बाद किस खाद का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट, हरी खाद, पोटास या फिर फास्फोरस? तो बीज उगने के बाद नाइट्रेट खाद का प्रयोग किया जाता है, ये विकल्प सही है। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक फसल, फिर से सवाल सुनिएगा, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती होती है? सवाल है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती होती है? भारत में धान की जो खेती है ना, ये सबसे अधिक क्षेत्रफल में की जाती है। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण में ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है, घट सकती है? तो हमेशा याद रखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण में से ऊर्जा की मात्रा हमेशा घटती है। ठीक है, और एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र हो पाता है, सिर्फ 10%। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह वायु में SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के सूचक की तरह प्रयुक्त हो सकता है? फर्न, मेंथा, लाइकेन या फिर हॉर्नवॉट? सही आंसर है इसका, याद रखिएगा, लाइकेन। लाइकेन नामक पादप को वायु में SO2 के प्रदूषण के सूचक की तरह प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, सी विकल्प यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन सिंक को समुचित रूप में परिभाषित करता है? दिए गए विकल्प में आप देखेंगे तो जो इसका सही आंसर होगा ना, पहला विकल्प ही सही है।
कोई भी चीज़ जो कार्बन छोड़ने की तुलना में ज़्यादा अवशोषित करे, कोई भी चीज़ जो कार्बन छोड़ने की तुलना में ज़्यादा अवशोषित करे, है ना, ये कार्बन सिंक को समुचित रूप से परिभाषित करता है। ये विकल्प सही है। अगला सवाल है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इकोटोन। इकोटोन दो भिन्न पारिस्थितिकी परितंत्रों के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र होता है। इकोटोन इसका सही आंसर होगा डी विकल्प। अगला सवाल है कि जीवमंडल के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है। बताना है कि जीवमंडल के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है, कौन सा एक सही से शेड्यूल दिया हुआ है, क्रम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो डी विकल्प आपको सही मिलेगा। जीव, फिर जनसंख्या, फिर पारिस्थितिकी तंत्र और फिर जीवमंडल। जीव से जनसंख्या, जनसंख्या के बाद पारिस्थितिकी तंत्र और उससे फिर जीवमंडल, ये सही अनुक्रम है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है। विश्व की बात हो रही है यहाँ पे, भारत का नहीं। ठीक है, तो विश्व का ध्यान रखिएगा, विश्व का कहें या तो भारत का कहें, ये सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर भारत में अवस्थित है। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अच्छा, इसका स्वामित्व तो जानते किस किन के पास है। इनका स्वामित्व तो रिलायंस इंडस्ट्री के पास है ना। वहीं बात करें कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक कारखाना कौन सी है, तो डिगबोई है, जो कि असम में स्थित है। और बिहार में बरौनी में तेल शोधक कारखाना 1964 में स्थापित किया गया था, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि बिहार से संबंधित है। और बरौनी को जो स्थापित किया गया था तेल शोधक कारखाना, ये सोवियत संघ जो रूस है ना, उसके सहयोग से ये स्थापित किया गया था। ठीक, चलिए, मूंग, उड़द, तरबूज, ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं। मूंग, उड़द, तरबूज, ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं, खरीफ, रबी, जायद या फिर सभी। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका सही आंसर है जायद। ठीक है ना, मूंग, उड़द, तरबूज, ककड़ी जायद फसल का प्रकार है, सी विकल्प सही होगा यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। ठीक है, सवाल क्या है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की जो पटरियों की जो बीच की जो दूरी होती है ना, कितनी होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो होता है 1.676 मीटर, अर्थात बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है ना, और ये भी याद रखिएगा, ब्रॉड गेज बड़ी लाइन होती है जिससे देश के लगभग महत्वपूर्ण नगरें जुड़ी होती हैं। छोटी लाइन जो होती हैं वो 0.762 और 0.610 मीटर के बीच में होती हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि निम्न में से तांबा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है। तांबा के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, तो ये चिली है। कौन है, चिली। तांबा के उत्पादन में सबसे आगे कौन है, चिली है, ध्यान रखिएगा। बॉक्साइड के बारे में बात करें तो बॉक्साइड खनिज के उत्पादन में सबसे आगे कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। मैग्नीज के सर्वाधिक उत्पादन में नाम आता है चीन का। चांदी में बात करें तो मैक्सिको का आता है। हीरा में रूस का नाम आता है। ठीक है, अगला सवाल है कि सोनमर्ग कहाँ अवस्थित है। सोनमर्ग है ना, तो सोनमर्ग कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। सभी को पता होगा, ये आसान सा सवाल है। ठीक है, सोनमर्ग पर्वतीय पर्यटक स्थल सिंध नदी के किनारे स्थित है ना। इसके अलावा देखेंगे आप तो सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगांव, ये सभी जम्मू कश्मीर का कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल है। ठीक है ना, अभी हाल ही में पहलगांव में भी हुआ था ना आतंकी हमला, तो ये सब याद रखिएगा। सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगांव, ये सभी जम्मू कश्मीर का पर्वतीय पर्यटक स्थल है। जबकि नैनीताल आप देखेंगे कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। अगला सवाल है, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाते हैं। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाते हैं। ठीक है, विदेशी मुद्रा सबसे ज़्यादा कमाने का तरीका क्या है भारत में, कपड़ा, रबड़, चाय या लोहा। तो भारत में देखेंगे सबसे अधिक जो विदेशी मुद्रा जो प्राप्त करती है भारत, वो कपड़ा के निर्यात से कमाते हैं। ठीक है ना, कपड़ा। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है। कौन होता है ये होता है सरकारी राजस्व वितरण को नियंत्रित करने का पदाधिकारी वित्त मंत्रालय होता है। कौन होता है, वित्त मंत्रालय। सी विकल्प सही है।
निम्न में से कौन या किस पंचवर्षीय योजना में जीवन निर्वाह स्तर के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया था? बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना में जीवन निर्वाह स्तर के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया था। तो याद होगा चौथी पंचवर्षीय योजना में, अर्थात बी विकल्प सही होगा यहाँ पे। और चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी ये भी याद रख सकते हैं, 1969 से 74 के बीच में। ठीक है। और पाँचवीं बात करें यहाँ पे, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान याद होगा गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था, है ना। और वही याद होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो कृषि, बिजली और सिंचाई आदि में विकास करना था, है ना। वही बात करें दूसरे पंचवर्षीय योजना में, तो यहाँ पे उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था द्वितीय में। जबकि नौवीं के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय पर बल दिया गया था। ठीक है। अब तो ऐसे ये योजना आयोग जो है ये तो बंद कर दिया गया है ना। इसके जगह पर नीति आयोग को लाया गया, जिसे 2015 में स्थापित किया, ये मतलब कह सकते हैं उसकी स्थापना की गई थी नीति आयोग का। चलिए अगला सवाल है कि संविधान में वर्णित लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो सभी को पता होगा इसमें 22 सदस्य होते हैं, है ना। सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। ये भी याद रख सकते हैं कि इस लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य लिए जाते हैं। ठीक है ना। और लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो ये इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी भी सदस्य को बनाया जा सकता है और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत, है ना। तो अनुच्छेद 108 के तहत, बी विकल्प सही है। 108 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। अगला सवाल है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना निर्धारित है? बताना है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना निर्धारित किया गया है। ठीक है। तो याद रखना है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का 4 लाख, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख और राज्यपाल का 3.5 लाख और मुख्य चुनाव आयुक्त का याद रखिएगा 2.5 लाख है। ठीक है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना है? 2.5 लाख है। 2.5 लाख मतलब कि 2,50,000। चलिए अगला सवाल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना कब की गई? ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना कब की गई थी? अर्थात नीति, है ना, नीति NITI नीति आयोग के बारे में बात कर रहे थे ना, जो कि 1 जनवरी 2015 को इसे लाया गया था। ठीक है ना। तो डी विकल्प यहाँ पे सही है। ठीक है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था ना, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री जो होंगे वही होंगे। तो प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है ना। और ये भी याद रखिएगा वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन की बेरी हैं। ठीक। चलिए और CEO कौन है? तो BR सुब्रमण्यम है। ठीक है। अगला सवाल है सार्वजनिक निगम का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? सार्वजनिक निगम का उदाहरण कौन सा इसमें से नहीं है? दामोदर घाटी, एयर इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, टिस्को। तो देखेंगे यहाँ विकल्पों में से दामोदर घाटी निगम, एयर इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे शॉर्ट में LIC कहते हैं, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी, है ना। तो इन सब का मुख्य ये सब देखेंगे तो ये सार्वजनिक निगम है, जबकि टिस्को ये एक निजी निगम है। ठीक है, निजी संस्था है टिस्को, जिसकी स्थापना टाटा जी ने किए थे। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 27। कब किए थे? 1907 में। अगला सवाल है नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है कौन है? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अभी हमने बताया नहीं, ये नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष हमने नहीं बताया है। हाँ बताया तो था अभी कि जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही उसके अध्यक्ष होते हैं, तो ये हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जबकि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं, जबकि CEO कौन है? सुब्रमण्यम है। अच्छा, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनघड़िया थे। आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं? तो 4 या 12, ठीक है, 12 होते हैं।
देखे होंगे 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 और फिर 1 2 3 4, 4 डिजिट का देखेंगे 3 बार लिखा गया होता है ना। तो 12 अंक होते हैं इसमें। सी विकल्प सही है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड कहाँ स्थापित है, अवस्थित है? ठीक है ना। देश रत्न, ये भी सवाल पूछा जा सकता है ना कि देश रत्न किन्हें कहा जाता है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। ये दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड कहाँ अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो ये अवस्थित है, याद रखिएगा, बरौनी में। कहाँ पर? बरौनी में। डी विकल्प सही होगा यहाँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल है उत्पादन। उत्पादन का क्या अर्थ है? उत्पादन का क्या अर्थ है? तो उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन करना। उपयोगिता का सृजन करना। ठीक है, उत्पादन का अर्थ है कि कोई ऐसा चीज़, प्रोडक्ट, जिसको हम उसको बेहतर तरीक़ा से बना सकें। जैसे कि अगर हम ये कहें कि कोई आटा है ना, तो उसको आटा से हमने क्या बना दिया, केक बना दिया, तो हम कहेंगे कि इसकी उपयोगिता का सृजन किया गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मान लो जिसको केक चाहिए तो आटा तो लेगा नहीं, है ना। तो हम उत्पादन का अर्थ है कि हमने उत्पादन किया और उसको हमने आटा से केक बनाया, तो मतलब कि उपयोगिता के यहाँ पे सृजन किया गया है। अगला है नाजी पार्टी किस देश में कार्य करती थी? याद होगा क्लास 10th का, अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, इतिहास पढ़े होंगे, तो याद होगा नाजी पार्टी जर्मनी देश में कार्य करती थी। नाजी पार्टी हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में संचलन होता था। ठीक है ना। चलिए, और एक यहाँ से सवाल पूछा जाता है हिटलर की आत्मकथा के बारे में, जो मीन कैम्फ के नाम से जाना जाता है। मीन कैम्फ हिटलर की आत्मकथा है, उसको जरूर याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि हो ची मिन सिटी किस देश का एक प्रसिद्ध शहर है? हो ची मिन सिटी ये किस देश का एक प्रसिद्ध शहर है? तो ये वियतनाम का है। ठीक, डी विकल्प सही है। अगला सवाल है माई चाइल्डहुड माई यूनिवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो माई चाइल्ड माई यूनिवर्सिटी पुस्तक के लेखक मैक्सिम गोर्की थे। ठीक है, मैक्सिम गोर्की थे। बी विकल्प सही होगा। दादा साहेब फाल्के का संबंध किस फिल्म से है? दादा साहेब फाल्के का संबंध किस फिल्म से है, अर्थात किस फिल्म से उन्होंने बनाए होंगे या उसमें काम किए होंगे? तो याद होगा ये राजा हरिश्चंद्र कह के जो था ना, सत्य हरिश्चंद्र, ये मूवी से था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये तो आसान सा सवाल है, सभी को याद होगा, है ना। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। ठीक है, वहीं भाप से चलने वाला पानी का जहाज का आविष्कार रॉबर्ट फुल्टन के द्वारा किया गया था। ठीक है, वहीं जेम्स वाट, जो आप लोग कई बार पढ़े होंगे, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, तो उन्होंने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ही सही। कृष्णराज वॉडियार किस स्थान के शासक थे? तो ये मैसूर के शासक थे। अगला है भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की विदेश नीति आधारित है, किस पर आधारित है, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है। ठीक है, गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल ना होना, किसी भी गुट में शामिल ना होना। ठीक है ना, तो विकल्प नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, गुट निरपेक्षता की नीति पर। ठीक है, गुट निरपेक्षता का क्या मतलब है? जो किसी भी गुट में शामिल ना हो। कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? ठीक है, सवाल है कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? तो याद रखिएगा मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण स्पिनिंग म्यूल है। ठीक है, क्या है? स्पिनिंग म्यूल, अर्थात बी विकल्प सही है। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? 1950 के पहले है ना, कह सकते हैं जो 1950 था, आज़ादी के लगभग आसपास की बात हो रही है, उसके पहले हिंद और चीन में कौन से देश शामिल किए जाते थे? तो इसमें शामिल होते थे वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ठीक है ना, तो विकल्प नंबर ए सही यहाँ पे रहेगा। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। तो सभी को याद होगा 1914 में हुआ था ये प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, 1914 में याद होगा 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफिया की हत्या कर दी गई थी।
ठीक है। और यह सेराजेवा हत्याकांड प्रथम विश्व का तत्कालीन कारण बना था। ठीक है। अच्छा, इसका अंत कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध का? 1918 में हुआ था, लगभग 4-5 साल चला था ये। ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल 41। सवाल है साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग 1917 ईस्वी में किस देश में हुआ था? साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग 1917 ईस्वी में किस देश में हुआ था? तो साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग रूस में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था। विकल्प नंबर यहाँ पे ए सही होगा। चलिए अगला सवाल है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? कौन थे? याद है किन्हीं को? तो कौन थे ये? वॉशिंगटन थे। डी विकल्प सही होगा यहाँ पर। और ये कब से कब चलाया गया था? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष के बीच चलाया गया था? तो याद रखिएगा 1775 से 1783 के बीच में चलाया गया था। ठीक है ना। और जॉर्ज वॉशिंगटन तो पता ही होगा, ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे? 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे? तो याद रखिएगा 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे। ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? है ना, ऊपर में बताया था ना हमने। क्या था इसका आंसर? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। है ना, ये प्रथम विश्व का तत्कालिक कारण था। ठीक है। चलिए अगला सवाल है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेशनल मंडेला, जॉर्ज वॉशिंगटन या फिर जॉन लुइस? सही आंसर है इसका मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये विकल्प सही है। अगला सवाल है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? अच्छा सवाल है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट सवाल है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर? थोड़ा सा यहाँ पर कटा हुआ है, पर यहाँ होगा राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है। सवाल ऐसा है। ठीक है ना। कौन सा कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? दिए गए विकल्पों में से बताना है। सही आंसर क्या होगा? ये है स्टाम्प शुल्क। ये विकल्प सही है। ठीक है। बैंक दर का क्या आशय है? बैंक दर का आशय है कि केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। किससे ब्याज दर लेगा? जो कमर्शियल बैंक होते हैं, है ना, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के शेड्यूल 2 में शामिल जितने भी बैंक हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा, या कह सकते हैं सीधा सीधी कि जो भी आरबीआई से जो ब्याज लेते होंगे। ठीक है ना। तो सिंपल से याद रखिएगा कि बैंक दर का आशय है कि केंद्रीय बैंक, मतलब केंद्रीय बैंक हमारा कौन सा बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। ठीक है। तो केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर ही को ही क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। ठीक है। याद रखिएगा सिंपल सा लाइन में कि बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर ऋण प्रदान करती है। ठीक है ना। चलिए तो विकल्प नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी विकल्प। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। क्या समस्या है ये आपको बताना है। तो सिंपल से आप देखेंगे तो असंगठित क्षेत्र जो है ना, वहाँ का गणना करना बड़ा ही मुश्किल काम है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है? असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्रों में तो आसानी से आय की गणना कर ली जाती है, लेकिन असंगठित क्षेत्रों में आय की जो गणना करना होता है ना, वह बहुत ही मुश्किल होता है। एक समस्या है ये। ठीक है, तो ये डी विकल्प सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर ले कि आखिर ये असंगठित क्षेत्र जो क्षेत्र होते हैं उसमें गन्ना करने में समस्या क्यों आती है। खुद सोचिए ना कि असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़े किसी भी संस्था को प्रदान नहीं किए जाते हैं, है ना। कई बार असंगठित क्षेत्र का मौद्रिक मूल्य में मापन नहीं किया जाता है। इससे राष्ट्रीय आय की गणना में आंकड़ों की कमी के कारण असंगठित क्षेत्र के योगदान का आकलन करने में कठिनाई आती है। ठीक है, तो इसीलिए कह सकते हैं यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रीय की गणना में एक समस्या है असंगठित क्षेत्र। अगला सवाल है कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक नाम क्या है। तो इस बैंक का नाम है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, ठीक है ना, जिसको हम लोग नाबार्ड के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, तो नाबार्ड को याद रखिएगा, जिसका यहाँ पे पूरा रूप लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है। तो आप देखेंगे सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह सबसे ज़्यादा है ना, तो डी विकल्प यहाँ पे सही होगा। ठीक है, और कह सकते हैं कि हमारा जीडीपी में सर्वाधिक योगदान भी सेवा क्षेत्र से ही आता है। ठीक है, बाकी सबसे ज़्यादा रोजगार जो लगा हुआ है ना, प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा रोजगार में लगे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा जो जीडीपी में योगदान होता है वो तृतीयक सेक्टर से या तो सर्विस सेक्टर से होता है। ठीक, अगला सवाल है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है, तो 1 हेक्टेयर से कम है। ठीक है ना, तो डी विकल्प इसका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, जल्दी देखेंगे तो जोतों का जो वर्गीकरण है ना 5 भागों में किया जा सकता है। सीमांत कृषि भूमि जोत, छोटी जोत, अर्ध मध्यम जोत और बड़ी जोत। ठीक है, तो सबसे कम वाला जो है ना यही है सीमांत कृषि भूमि जोत, 1 हेक्टेयर से कम। ठीक है, और बड़ी जोत पूछा जाए तो 10 हेक्टेयर से अधिक। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बड़ी जोत का जो आकार है कितना है, तो 10 हेक्टेयर से अधिक है। ठीक है, जबकि 1 से 2 हेक्टेयर के बारे में बात करें ना, 1 से 2 हेक्टेयर, तो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में आता है छोटी जोत वाला। ठीक है, छोटी जोत। वही बात करें 2 से 4 वाला बारे में बात करें तो 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में आता है अर्ध मध्यम जोत। ठीक है, और 5 हेक्टेयर में उससे ज़्यादा ऐसा वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, 4 से 10 कह सकते हैं, 4 से 10 हेक्टेयर के बीच वाले जोत को मध्यम जोत के खेत कहे जाते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये क्लास 10th का इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश ये वैश्वीकरण में शामिल नहीं है, जबकि आयात शुल्क में कमी है ना, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन करना, समाप्त करना या कम करना, खत्म करना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह करना, ये सभी वैश्वीकरण में शामिल किया जाता है। चलिए अगला है कि भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ। ठीक है, तो ये लागू हुआ था 2005 में। ठीक है, याद रखिएगा 2005 में हुआ था। डी विकल्प इसका सही है। शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है। ठीक है, ट्रिम्स से क्या बनता है ये बताना है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे ट्रिम्स जो है ना, ये संक्षिप्त रूप है आपका विकल्प नंबर सी सही है, व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ठीक है, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म अगर चाहें तो याद रख सकते हैं आप। टी फोर होता है ट्रेड, आर फोर होता है रिलेटेड, आई फोर होता है इन्वेस्टमेंट, एम फोर होता है मेजर्स, एम एस फोर होता है पूरा यहाँ पे मेजर्स मतलब मापन। ठीक है, चलिए फिर से सवाल लगता है रिपीट हो गया है कि नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था। ठीक है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था, 1 जनवरी 2015 को आया था। विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही होगा। और नीति आयोग का पूरा नाम तो मैंने बता दिया है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है ना, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सब चर्चा कर चुके हैं, जरूर याद रखिएगा। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है। गुल्लक बच्चा बैंक ये पटना में है।
ठीक है ना। याद रखिएगा पटना में है गुल्लक बच्चा बैंक। गुल्लक बच्चा बैंक गरीब बच्चों का एक सामूहिक बैंक है। इसमें पटना के असलम बस्ती के 500 से अधिक बच्चे अपनी बचत की 5 से 10 रुपये जमा कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? कौन सा है? याद होगा सक्षमता उपागम। विकल्प नंबर बी सही है। अगला सवाल है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? बताना है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा बनवाली से। कहाँ से? बनवाली से। और कालीबंगा से याद रखिएगा, यहाँ से ये पॉइंट याद रखिएगा कि कालीबंगा से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो इनका संबंध था चेदी वंश से। ठीक है। किससे था? चेदी वंश से था। बी विकल्प सही है। चीनी यात्री संयुगन ने भारत यात्रा की थी। सवाल है, चीनी यात्री संयुगन ने भारत यात्रा की थी, किसके बीच में की थी? तो ये की थी 515 से लेकर के 520 ईस्वी के बीच में। और फहियान याद होगा ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। फहियान के बारे में अक्सर पूछा जाता है। और इन्होंने फहियान जो थे फू कुओ की, नाम भी कुछ ऐसा है, थोड़ा सा अजीब इन लोग का नाम ही रहता है, तो वो इसकी रचना की थी फू कुओ की का। चलिए अगला सवाल है कि किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था, है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता था। ये विकल्प सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ओदंतपुरी कहाँ पे है ये बिहार राज्य में है। ठीक है। कहाँ पर है? बिहार राज्य में है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? देखिए गारो खासी जयंतिया तो है, ठीक है, लेकिन भुवन पहाड़ी नहीं है। भुवन पहाड़ी मेघालय पठार का अंश नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। और आप क्रम भी याद रख सकते हैं, पहले गारो है, फिर खासी है, फिर जयंतिया। इसी तरीके से क्रम में ही है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ, इस तरीके से। चलिए अगला सवाल है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। बताना है कौन सा दर्रा है दिए विकल्प में से कि जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। तो वो दर्रा है नाथुला दर्रा। ठीक है। और नाथुला दर्रा पता होगा आप लोगों को कि ये सिक्किम में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई देखा जाए तो 4310 मीटर है। ठीक। चलिए विकल्प नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी विकल्प, नाथुला दर्रा। और जो जिला दर्रा का ऊंचाई आई थिंक 3528 मीटर है। कितना है? 3528 मीटर। जबकि नाथुला दर्रा का जो ऊंचाई है 4310 मीटर है। ठीक है। रोहतांग दर्रा का आसपास में ही है 3978 मीटर। ठीक है। खैबर दर्रा तो बहुत कम ही है, आई थिंक 1000 मीटर के आसपास होगा इसका। अगला सवाल है, कार्यवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है ये पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। ठीक है। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना था? याद होगा 31% था। कितना था? 31%। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? लगभग 31%। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 69% लगभग आप देखेंगे तो ये ग्रामीण जनसंख्या थी। ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? आसान सा सवाल है। ठीक है। इस तरह का सवाल आप गलती करेंगे एग्जाम में तो मुश्किल होगा थोड़ा सा, तो गलती नहीं करेंगे ऐसा सवाल। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है।
और ये भी याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का देश में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है। और ये भी याद रखा जा सकता है कि चीनी का सबसे अधिक उपभोग करने वाला देश भी भारत ही है। ठीक है ना, बाकी चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या दिया है। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, सबसे आगे है किसके उत्पादन में? तो ये है, याद रखना है, चादरी अभ्रक। चादरी अभ्रक के उत्पादन में भारत वर्ल्ड में सबसे आगे है। वही अगला सवाल है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी का नाम बताना है। तो कार्डेमम पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ी है, कार्डेमम। ठीक है, जबकि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जहाँ मिलती हैं वहाँ पे उसको क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? सवाल है, गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी का उपभाग है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पे ना उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल है। होता है कि यहाँ पे झारखंड की दोनों नदियाँ हैं। एक जो उत्तरी कोयल है उत्तर की तरफ निकल जाती हैं, जाके गंगा मिल जाती हैं, और दक्षिणी कोयल दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए उड़ीसा तरफ चली जाती हैं। ठीक है, तो ये उत्तरी कोयल इसका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से तो पाएंगे कि कनन देवन पर तो है, कनन देवन जो है उस पर तो आपको चाय के बागान मिल जाएगा, नीलगिरी पर भी देखने को मिल जाएगा, दार्जिलिंग में तो है ही है, लेकिन गिरनार की पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। ठीक है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, गिरनार जैन धर्म का एक सिद्ध क्षेत्र है, याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है ना? तो ये भी आसान सवाल है, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा, जहाँ पे सर्वाधिक जंगल पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, कैम्बे की खाड़ी है ना। बाकी मनारी खाड़ी है, कच्ची खाड़ी है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय है ना। लक्षद्वीप तो पूरा देखेंगे कि ये परवाल भित्ति से ही पूरा मिलकर के बना हुआ है। ठीक है ना, और परवाल भित्ति क्या होता है? जो परवाल एक जीव होता है जो कि उनके द्वारा एक कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं, उन्हीं से ये कह सकते हैं उनका निर्माण हो जाता है। ठीक है, एक चट्टान की तरह रूप ले लेता है। ठीक, तो ये कैम्बे की खाड़ी में यहाँ पे परवाल भित्ति देखने को नहीं मिलता है। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई थी? तो ये भी कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे, ये भी आसान सा सवाल लग रहा है। सवाल का जवाब होगा जैन धर्म वाले लोग। देखें ना, सर्वाधिक इसमें जो है साक्षरता दर यानी कि ज़्यादा लिटरेसी रेट इन्हीं में देखने को मिलता है, जैन धर्म में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? ये विकल्प में से सबसे पुराना इसमें कौन सा यूनिवर्सिटी दिख रहा है आप लोगों को बताना है? तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना सबसे पहले किया गया था, है ना। बनारस, अलीगढ़ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, यानी कि इन तीनों से पहले किया गया था। ठीक, 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से कुख्यात हुआ? ठीक है ना, तो याद रखिएगा 1909 ईस्वी के मार्लो मिंटो सुधार पृथक निर्वाचन मंडल के कारण ये विख्यात हुआ था। अगला सवाल है, तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो याद होगा 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, है ना, पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान भारत एक ही थे, जब विभाजन नहीं हुआ था, उस समय तिरंगे के राष्ट्रध्वज के रूप में इसे अपनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए विकल्प हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे। ठीक है,
अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? इसमें क्वेश्चन में एक सर और भी छुपा हुआ है, क्या क्या सवाल बन सकता है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875। अब सवाल है कि कहाँ स्थापित की गई थी, है ना? तो इसकी स्थापना की गई थी बम्बई में। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 ईस्वी में J.A. भिकी द्वारा किस नाम से किया गया था? तो ये किया गया था द बंगाल गजट। ठीक है, डी विकल्प सही है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो पिछला ही सेट हमने करवाया था ना कि 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, है ना, जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए। राज्यसभा हो या फिर राज्य विधान परिषद हो, इसके लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है आयु। माफ़ कीजिएगा। अगला सवाल है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ये आपको बताना है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, या संसद में वोट दे सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कि राष्ट्रपति संसद का एक हिस्सा होता है। ठीक है, यानी संसद जो होता है ना, किससे मिलकर बना होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, तो कह सकते हैं राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा पद अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो ये व्यक्ति हैं मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। ये सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन के लिए सरकारों को निर्देश देता है। भारतीय संविधान को फिर से सुनिएगा, भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 40 पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? ये तो आसान सवाल है, पिछला सेट में शायद एक क्वेश्चन था इस तरह का, घुमा के थोड़ा पूछा गया है। अनुच्छेद 280 हो जाएगा। और वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के बारे में बताया था हमने पिछला वीडियो में, कौन थे? केसी नियोगी थे, है ना। और कब किया गया था? प्रथम जो था वित्त आयोग की स्थापना कब किया गया था, गठन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के गठन के जो अध्यक्ष हैं कौन है? NK सिंह हैं। भारत का महान्यवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? सवाल है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो ये नहीं है बड़े देशों के लिए आदर्श। ठीक है, सवाल क्या था कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो ये त्वरित निर्णय, लचीलापन, कानून की एकरूपता, ये सब सही है, लेकिन ये विकल्प गलत है, बड़े देशों के लिए आदर्श। ये जो है ना गलत है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए जो विशेषता होना चाहिए, ये त्वरित होता है, लचीलापन भी होता है, कानून की एकरूपता भी होती है, लेकिन बड़े देशों के लिए आदर्श होता है, ये सही नहीं है। ये कह सकते हैं छोटे मोटे देशों के लिए आदर्श हो सकता है। क्या हो सकता है? केंद्रीय शासन व्यवस्था। चलिए आगे है, आम आदमी पार्टी राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, फिर पंजीकृत पार्टी है? तो याद रखिएगा, आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, इस पार्टी का गठन याद होगा अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन से जुड़े सहयोगी के द्वारा 2 अक्टूबर 2012 को किया गया था, है ना।
और कह सकते हैं अद्भुत तरीके से प्रचंड जीत प्राप्त की थी जब राज्यसभा का चुनाव दिल्ली में जब वो चुनाव हुआ था उस समय, है ना। शायद आई थिंक 68 या कितना सीट जीत करके आए थे अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी थी, आम आदमी पार्टी। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। सवाल है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट पीएटी यानी वीवीपैट का संस्करण क्या है। तो ये संस्करण है M3। क्या है? M3 है। सी विकल्प सही होगा। वीवीपीएटी का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो बताएंगे वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ना, ये 1987 की बात है, जबकि रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। बाकी बात करें क्वेटो शिखर वार्ता के बारे में, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1997 में। ये सही मैच है। सतत विकास सम्मेलन ये 2002 में हुआ था। ठीक है, बाकी मैच कर लीजिएगा। चलिए आगे है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? ये हुआ था 1700, याद रखिएगा 1784 में हुआ था। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि किसने किया था, इसे संस्थापक कौन है। तो याद रखिएगा सर विलियम जोन्स थे। सर विलियम जोन्स थे इसके संस्थापक। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। चलिए आगे देखते हैं, फिर से सुमेलित करना है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व पर्यटन दिवस, ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये तो सही मैच है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी सही है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, सभी को पता होगा। अर्थात सभी मैच हैं आपस में ही, तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। फिर शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? शराबबंदी लागू करने वाला प्रथम या पहला भारतीय राज्य गुजरात है। ठीक है, याद रखिएगा गुजरात में 1965 में शराबबंदी शुरू की गई थी। केरल राज्य में 2014 में पूर्ण तरीके से शराबबंदी घोषित की गई थी। वहीं बिहार के बारे में बात करें तो बिहार में 2016 में, याद होगा आप लोग को अगर बिहार से होंगे, तो बिहार में सबसे पहले बिहार में शराबबंदी जो की गई थी 1 अप्रैल 2016 को की गई थी। ठीक है, याद होगा 2016 में ही नोटबंदी भी हुआ था ना, तो उसी समय ये क्राइसिस दोनों तरफ चला था, नोटों का भी और शराब का भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा फिलहाल गुजरात हो जाएगा। ठीक है, 1965 में ही हो गया था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 2014 में केरल में हुआ था, उसके बाद 2016 में बिहार में हुआ था। ठीक, चलिए गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुल ए नगमा का पुस्तक के लेखक है फिराक गोरखपुरी। ठीक है, कौन है? फिराक गोरखपुरी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती हैं? ठीक है, सोम्पेन जनजाति। ठीक है, तो ये निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। बी विकल्प सही होगा, सोम्पेन जनजाति। फिर से यहाँ पे संविधान में संशोधन दिया गया, जिससे विषय वस्तु क्या था वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 69वां, ये कितना दिया हुआ है? 69वां संशोधन अधिनियम 1991। ये क्या था? यहाँ पे याद होगा कि इसकी विषय वस्तु थी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा देना। ठीक है, कहाँ पे है? ये 5वां नंबर दिख रहा है इधर। इसके बाद 75वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत जो विषय वस्तु थी राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना करना। ये हो जाएगा लगता है यहाँ पे। ठीक, फिर है 80वां। ठीक है, 80वां संशोधन,
तो 80वां संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के लिए स्वीकारना था इसका विषय वस्तु, ये वाला आ जाएगा। और एक बच गया हमारा संविधान का 83वां संशोधन अधिनियम। तो ये था अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों, है ना, अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं है, ठीक है, इसलिए लाया गया था ये। तो ये हो जाएगा आपका दूसरे के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से मैच कर लीजिएगा, यहाँ पे हम बता दिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए आखिरी सवाल देख लेते हैं सेट का। निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष समर्थन किया है? किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष समर्थन किया? तो कौन किया है ये है जेएल मिल, अर्थात यहाँ पे डी विकल्प सही हो गया, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि लगभग आप लोग को कितने सही बन रहे हैं, ठीक है। तो ये था महत्वपूर्ण 100 प्रश्न का सॉल्यूशन। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।